गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? कंफर्म करिए प्लीज। एम आई ऑडिबल टू यू? स्क्रीन विजिबल है आपको? वेरी गुड। हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था जेडीबीसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे स्प्रिंग जेडीबीसी आपको इन प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है। आप ये बताइए, अगर लास्ट लेक्चर आपने मिस ना करा हो, स्प्रिंग जेडीबीसी की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कौन सी है? जल्दी, क्विक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? पूरे स्प्रिंग जेडीबीसी में एक ही क्लास है जिससे आपको डील करना है। व्हाट इज दैट क्लास कॉल्ड एज? वेरी गुड, दैट क्लास इज कॉल्ड एज जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास। तो आज के लेक्चर में जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास के बारे में बात होगी और आज हम अपना पहला स्प्रिंग जेडीबीसी कोड लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास क्या है। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास स्प्रिंग जेडीबीसी की कोर क्लास है और ये वो क्लास है जिसकी जरूरत आपको डेटाबेस से रिलेटेड सारी ही एक्टिविटीज करने के लिए पड़ेगी। यानी आपको कनेक्शन ओपन करने से लेकर क्लोज करने तक जो कुछ भी जेडीबीसी में करना होता है वो सारे काम स्प्रिंग जेडीबीसी में जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास करेगी। बट द गुड थिंग इज दैट जो लो लेवल चीजें हैं जैसे कनेक्शन ओपन करना, स्टेटमेंट्स बनाना, कनेक्शन क्लोज करना, ये सारे काम आपको नहीं करने हैं। ये सब काम आपके लिए कौन करेगी? वेरी गुड, स्प्रिंग नहीं, जेडीबीसी टेम्पलेट। जेडीबीसी टेम्पलेट बेटा, ये सारे काम आपके लिए जेडीबीसी टेम्पलेट करेगी। तो क्या मैं ये बोल दूं, जेडीबीसी टेम्पलेट is equal to all the activity done by connection plus all the activities done by statement plus all the activities done by prepared statement। ये तीनों मिलकर जो एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी स्प्रिंग जेडीबीसी में मेरे लिए जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास करेगी। एम आई राइट? करेक्ट। तो मुझे ये सारी एक्टिविटीज खुद करने की जरूरत ही नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्प्रिंग जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास है, जेडीबीसी टेम्पलेट टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये हमारे लिए कनेक्शन कैसे ओपन करती है, क्योंकि हमें यहां कनेक्शन जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा। तो गौर कीजिएगा, जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास इंटरनली कनेक्शन ओपन करने के लिए यूज करती है समथिंग विच इज कॉल्ड डेटा सोर्स। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि जेडीबीसी में तुम कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज करके कनेक्शन ओपन करते थे, स्प्रिंग जेडीबीसी में तुम्हारे लिए कनेक्शन कौन ओपन करता है? तो ऊपरी तौर पे तो हमारे लिए कनेक्शन जेडीबीसी टेम्पलेट ओपन करती है, लेकिन सच बात यह है कि खुद जेडीबीसी टेम्पलेट जिससे कनेक्शन मांगती है उसका नाम क्या है? खुद जेडीबीसी टेम्पलेट जिससे कनेक्शन मांगती है उसका नाम क्या है? आपके स्क्रीन पे आ रहा है। वेरी गुड, उसका नाम है अपने आप में डेटा सोर्स। कौन है डेटा सोर्स? डेटा सोर्स स्प्रिंग का एक बेहद पॉपुलर इंटरफेस है जिसका एक ही काम है और वो काम है आपके लिए डेटाबेस कनेक्शंस प्रोवाइड कराना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो डेटा सोर्स है, एवरी टाइम आपके जेडीबीसी टेम्पलेट को कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, हर बार ये डेटा सोर्स से कनेक्शन मांगती है। आई रिपीट माई वर्ड्स, जितनी बार आप कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे उतनी बार जेडीबीसी टेम्पलेट डेटा सोर्स से कनेक्शन मांगकर लेकर आएगी। नाउ दिस माइट रेज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाउट इन माइंड कि सर अगर मान लीजिए मेरे प्रोजेक्ट में 100 क्वेरी चल रही हैं, तो क्या 100 बार कनेक्शंस ओपन होंगे और 100 बार क्लोज होंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। नहीं ऋषिकेश, सिंगलटन भी नहीं है। ध्यान से सुनना, जो डेटा सोर्स इंटरफेस है वो इंटरनली कनेक्शन पूल्स मेंटेन करता है। क्या नया नाम सुना आपने? डेटा सोर्स इंटरफेस इंटरनली क्या करता है? कनेक्शंस का पूल मेंटेन करता है। द डेटा सोर्स इंटरफेस इंटरनली परफॉर्म्स कनेक्शन पूलिंग। इन केस यू आर वंडरिंग सर व्हाट इज कनेक्शन पूलिंग, इसका जवाब यह है, आपकी एप्लीकेशन जैसे ही स्टार्ट होती है, द मोमेंट यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन, इंटरनली स्प्रिंग डेटा सोर्स इंटरफेस की मदद से कुछ कनेक्शन ऑब्जेक्ट पहले से बना के रख लेता है।
अगर आपको ये लग रहा है सर स्प्रिंग को कैसे पता कि मैं कौन से डेटाबेस से कनेक्ट होना चाहता हूं, तो शायद आपको याद होगा मैंने कहा था स्प्रिंग में हम कनेक्शन डिटेल्स कहां लिखते हैं? स्प्रिंग में हम कनेक्शन डिटेल्स कहां लिखते हैं? बिल्कुल सही जवाब, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में लिखते हैं। और क्या स्प्रिंग स्टार्ट होते वक्त इस प्रॉपर्टी फाइल को स्कैन करेगा? बिल्कुल करेगा। आपको याद है उसने बैनर के लिए इसी फाइल को स्कैन करा था, बैनर देना है कि नहीं देना है, तो हमें अगर बैनर ऑफ करना था तो हमने इसी फाइल के अंदर जाकर एंट्री करी थी। बिल्कुल ऐसे आप अपने डेटाबेस से रिलेटेड इस फाइल के अंदर एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? डेटाबेस कौन सा है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सब आप यहां पे पास करेंगे। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, स्प्रिंग इस फाइल को पढ़कर सारी कनेक्शन डिटेल्स निकाल लेगा और आपके कोड के क्वेरी चलाने से पहले, जेडीबीसी टेम्पलेट के कनेक्शन मांगने से भी पहले, डेटा सोर्स इंटरफेस खूब सारे कनेक्शंस ओपन करके बैठ जाएगा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन ऋषिकेत। द डिफॉल्ट साइज इज 10। बाय डिफॉल्ट ये मैक्सिमम 10 कनेक्शंस ओपन करता है। कितने ओपन करता है? मैक्सिमम, मैक्सिमम 10 कनेक्शंस ओपन करता है ना? बिल्कुल आप इसको चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉन्फ़िगरेबल प्रॉपर्टी। गॉट इट? दिस इज कॉन्फ़िगरेबल प्रॉपर्टी। और ये भी सुनिए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, अगर इंटरव्यूअर पूछता है कनेक्शन पूलिंग के लिए ये लोग क्या यूज करते हैं, जैसे आपको याद है जावा गार्बेज कलेक्शन के लिए जीसी यूज करती है, ऐसे कनेक्शन पूलिंग के लिए स्प्रिंग क्या यूज करता है? तो स्प्रिंग यूज करता है हिकारी सीपी। हिकारी सीपी, हिकारी सीपी एक बहुत प्रोमिनेंट टेक्निक है कनेक्शन पूलिंग की। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस कि हमारा आवर कोड टॉक्स टू जेडीबीसी टेम्पलेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आवर कोड टॉक्स टू जेडीबीसी टेम्पलेट, जेडीबीसी टेम्पलेट टॉक्स टू डेटा सोर्स, और डेटा सोर्स इंटरफेस इंटरनली यूज करता है अ टेक्निक कॉल्ड हिकारी कनेक्शन पूलिंग। और हिकारी कनेक्शन पूलिंग एट द मोस्ट कितने कनेक्शन ऑब्जेक्ट ओपन करके बैठ जाता है? 10 कनेक्शन ऑब्जेक्ट ओपन करके बैठ जाता है। आपको लग रहा होगा सर क्या जरूरत है, वेस्टेज नहीं है? नहीं, जितना वेस्टेज 10 कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने में नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा टाइम एक एक कनेक्शन ओपन और क्लोज करने में है। तो अगर हम मान लेते हैं कि कनेक्शन पूलिंग स्प्रिंग ना मेंटेन करे, आपको याद होगा स्प्रिंग हाई एंड एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। अब जरा 2 मिनट के लिए सोचिए, आप नेटफ्लिक्स जैसी कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां करोड़ों रिक्वेस्ट आती हैं एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, और इन करोड़ों रिक्वेस्ट में से 95% रिक्वेस्ट डेटाबेस हिट करेंगी। तो सोचिए अगर 1 करोड़ रिक्वेस्ट आती हैं, उसमें से 95% रिक्वेस्ट डेटाबेस हिट करती हैं, तो कनेक्शन 95% रिक्वेस्ट आने पर ओपन और क्लोज करने में बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। क्योंकि जब कनेक्शन ओपन होता है तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल लेवल पे आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस से बात करती है। आई होप आप सब एग्री करते हैं जावा का कोड एक अलग सॉफ्टवेयर है और माई एसक्यूएल एक अलग सॉफ्टवेयर है। जब दो अलग अलग सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इस बीच में नेटवर्क इन्वॉल्व होता है, नेटवर्क कॉल्स इन्वॉल्व होते हैं, एचटीटीपी कॉल्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये कॉल बहुत ज्यादा समय लेते हैं। सो इट्स वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू ओपन वन कनेक्शन एंड क्लोज दैट कनेक्शन। तो डेटा सोर्स क्या करता है? वो कनेक्शन कभी क्लोज ही नहीं करता है, वो पहले ही 10 कनेक्शन ओपन करके बैठ जाता है। अब अगर आपकी क्लास जेडीबीसी टेम्पलेट डेटा सोर्स से कोई कनेक्शन ऑब्जेक्ट मांगती है, अच्छा कब मांगती है ये भी समझिएगा, जब आप कोई क्वेरी लिखेंगे। आपको याद है ना, एज अ डेवलपर आपका काम सिर्फ क्वेरी लिखना है। याद है? भूल गए? याद है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था जेडीबीसी में इतने सारे स्टेप्स होते हैं। याद है? और अपन ने डिस्कस करा था जब हम स्प्रिंग जेडीबीसी यूज करेंगे तो हमें बस ये दो काम करने हैं। तो जब जब आप क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे, तब तब जेडीबीसी टेम्पलेट किससे बात करेगी? तब तब जेडीबीसी टेम्पलेट किससे बात करेगी? डेटा सोर्स से बात करेगी। और क्या डेटा सोर्स उस वक्त कनेक्शन ओपन करेगा? नहीं, वो कनेक्शन ओपन नहीं करेगा। वो कनेक्शन ओपन करके पहले ही बैठ गया है। वो आपके कहने पर कनेक्शन ओपन नहीं करेगा। कनेक्शन कब ओपन होता है? कनेक्शन ओपन होता है एप्लीकेशन के स्टार्ट पे। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी कनेक्शंस ओपन होकर बैठ जाएंगे। इज दिस क्लियर? बिल्कुल, कनेक्शन ओपन होता है एप्लीकेशन के स्टार्ट पे। आप जब कनेक्शन मांगते हैं तब आपको सिर्फ कनेक्शन ऑब्जेक्ट सप्लाई हो जाता है। क्लियर? यस 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 ऋषिकेत, बिल्कुल। लेकिन तब भी कनेक्शन तो लगेगा ना। अगर आप क्वेरी नहीं भी लिखोगे और डेटा जेपीए भी यूज करोगे तो अंदर तो कनेक्शन मेंटेन होगा ही होगा, है ना? तो मैं इंटरव्यू के इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं कि अगर इंटरव्यूअर पूछता है
जेडीबीसी टेम्पलेट को कनेक्शन ऑब्जेक्ट कौन देता है? जवाब है जेडीबीसी टेम्पलेट को कनेक्शन ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स देता है। क्या डेटा सोर्स जब क्वेरी फायर होती है तभी कनेक्शन ओपन करता है? नहीं, डेटा सोर्स कनेक्शन पूलिंग करता है। हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है और वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स ओपन करके बैठ जाता है। कितने कनेक्शन ऑब्जेक्ट ओपन करता है वो? तो जवाब है एक बार में 10। राइट, ये उसका मैक्सिमम है। हालांकि आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर। लास्ट लाइन पढ़िए। बहुत समय लगता है कनेक्शन ओपन और कनेक्शन को क्लोज करने में। तो डेटा सोर्स कनेक्शन क्लोज तो कभी करता ही नहीं है। ओपन करता है वो भी कितनी बार? ओपन करता है वो भी कितनी बार? तो जवाब है जी एक बार। और एक बार में ही कितने कनेक्शन ओपन कर लेता है? एक बार में ही वो 10 कनेक्शन ओपन कर लेता है एप्लीकेशन के स्टार्टिंग पे। इतनी कहानी समझ आ रही है? ठीक है, अब आप स्टेप्स को समझिए। ठीक है, तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है कनेक्शन का एक पूल बन जाता है। इसको समझने का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप जनरली देखते होंगे जब आप शादी या पार्टीज में जाते हैं तो वहां एक टेबल लगी होती है जिसमें पानी के ग्लास ऑलरेडी भर के रखे होते हैं। याद करिए। अब एक साथ बहुत सारी भीड़ अगर पानी पीने आ जाए तो बार बार ग्लास भरना, ग्लास खाली करने का टाइम उस वेटर का बच जाता है। वो पहले से ही ग्लास भर के रख देता है, आइए और ग्लास उठाइए। राइट, हाँ, अब तो बॉटल रहती है वोटेवर, लेकिन आपके डिमांड पे आपको वो ग्लास भर के या बॉटल भर के नहीं देता है। इज दिस क्लियर? है ना, ये कनेक्शन पूलिंग का कॉन्सेप्ट है ना। तो आपकी एप्लीकेशन इस कनेक्शन पूल से कनेक्शन ऑब्जेक्ट मांगती है। डेटा सोर्स चेक करता है कि क्या कोई कनेक्शन ऑब्जेक्ट फ्री है। क्या चांसेस हैं ये जो 10 कनेक्शन ऑब्जेक्ट आए ये 10 के 10 बिजी हो? संभावना है। ऑलरेडी 10 कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज हो गए हो। तो डेटा सोर्स वेट करता है कि इन 10 में से कोई एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट फ्री हो जाए। अगर फ्री हो गया तो आपको वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट दे देगा। अगर फ्री नहीं हुआ तो वो नया कनेक्शन क्रिएट करेगा और पूल के अंदर ऐड कर देगा। ये भी क्लियर है? वेट टाइम 30 सेकेंड्स। नाइस क्वेश्चन ऋषिकेत। वेट टाइम इज 30 सेकेंड। डिफॉल्ट है और कॉन्फ़िगरेबल है। क्लियर? तो डिफॉल्ट मैक्सिमम कनेक्शन साइज इज हाउ मच? Default maximum connection size is 10. Default wait period is how much? Default wait period is around 30 seconds. ठीक है? Is this clear? अल्टीमेटली आपके जेडीबीसी टेम्पलेट को क्या मिलता है? अल्टीमेटली आपके जेडीबीसी टेम्पलेट को कनेक्शन मिल जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास अपना काम खत्म करने के बाद कनेक्शन वापस दे देती है डेटा सोर्स को, और डेटा सोर्स कनेक्शन बंद कर देता है? नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नहीं करता। वो कनेक्शन को वापस पूल में रख देता है इस उम्मीद के साथ कि अगली बार अगर कोई कनेक्शन मांगेगा। नहीं करता ना क्लोज शुभम, क्यों कर देगा? भाई तुम्हारे कोड के अंदर 10 मेथड्स हैं। पहला मेथड चला, कनेक्शन मांगा, काम करा, मेथड खत्म। अब अगली बार कोई मेथड नहीं चलेगा जो कनेक्शन मांगेगा। और अगर कनेक्शन क्लोज ही करना है तो पूल बनाने का मतलब क्या निकला फिर? ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़ो ध्यान से। ये लास्ट वाली लाइन, कनेक्शन क्लोज करना वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट है। तो कनेक्शन क्लोज कब होता है? कभी होता भी है कि नहीं? बोलो बोलो जल्दी, कनेक्शन क्लोज होता है कब? एप्लीकेशन शटडाउन पे। जब आपकी एप्लीकेशन शट होगी, जब आपकी एप्लीकेशन क्लोज होगी, तभी कनेक्शन क्लोज होगा। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई सबको। है ना, ये इंटरनल चीजें हैं जो आपको सरफेस लेवल पे नहीं दिखती हैं। सरफेस लेवल पे तो आपको कनेक्शन भी नहीं दिखेगा। ना ना ना, अगर 10 कनेक्शंस अवेलेबल है, अवेलेबल का मतलब क्या है ऋषिकेश? दे आर बिजी और दे आर फ्री। हाँ, तो फिर 11वां कनेक्शन क्यों बनेगा? अगर 10 कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और मेरी एप्लीकेशन कनेक्शन मांगती है तो उन 10 में से एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट मेरी एप्लीकेशन को दे देंगे। 11वें की जरूरत ही क्यों है फिर? बिल्कुल, बिल्कुल धीरज। एट द मोस्ट 10 कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स ओपन होते हैं। अगर ऐसा लगता है कि ये 10 कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स बिजी हैं तो 30 सेकेंड्स का वेट टाइम होता है। उसके बाद अगला कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, या मे बी अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है तो कोड बोल देगा कनेक्शन टाइम आउट। बट व्हाई वी नीड डीबी मल्टीपल कनेक्शन? हाउ कैन यू से दैट जगमीत? एक सिंगल कनेक्शन अगर यूज करोगे तो क्या मल्टी थ्रेडिंग कर लोगे? आप भूल रहे हो, आप एक मल्टी थ्रेडेड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। 100 लोग एक साथ आएंगे, एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट होगा तो बाकी लोग वेट करेंगे।
बट सर 11 कनेक्शन विल दैट गेट क्लोज? कोई कनेक्शन कभी क्लोज नहीं होता। ओके ऋषिकेश, कोई कनेक्शन कभी क्लोज नहीं होता। कनेक्शन क्लोज करना कॉस्टली इफेक्ट है। ओके, कनेक्शन क्लोज तभी होगा जब एप्लीकेशन शट डाउन होगी। क्लियर? डिफॉल्ट पूल साइज 10 की लेकर चलता है, लेकिन आप उसे कॉन्फ़िगर करके बढ़ा भी सकते हैं, और रन टाइम पे जरूरत पड़ती है तो ये कम ज्यादा हो जाते हैं एज पर द कैलकुलेशंस, बट डिफॉल्ट इज 10 कनेक्शंस। ओके, कोई डाउट? अनम्यूट करूं? आगे बढ़ू? क्लियर है? ऋषिकेत मैं अनम्यूट करता हूं आपको, बताओ। बोलिए, बोलिए, बोलिए। Yeah, sir, I'm audible. यस, यस, यस। Okay, my question is like initially when at the time of request, all 10 default connection was occupied. ओके। Okay, then the request, the new request which comes, a new connection will get created, right? यस, So after the completion of new that particular connection will get request, created after a wait period of 30 seconds. yes, correct. Now, here also there is a twist. Hmm. After a wait period of 30 seconds, two things can happen. Either you might get a connection timeout error if things have been Yes. configured in that way, Hmm. or a new connection will be opened. Okay. Now, So continue. so in case the new connection will get open Mhm. after the execution, the completion of the execution, will that connection will get closed, or it No, will that be will remain stagnant to open. the That will pool? remain open to serve other requests. So like that. So now we have total 11 number of connections are Yeah, available in yeah, the yeah. pool. Default max is 10, but it can be changed, na? Okay. So like in case of Netflix, we have more than crores, Numerous request. collection, numerous. This is the default connection by Okay. Hikari CP10. They don't have 10 connections. They have so many connections. And in Netflix, we have microservices, na? So there's no single service which is serving your request. Your request arrives, there is a load balancer which handles it, and it redirects your request to a particular database code. That database code is also splitted across multiple microservices. So Okay. Netflix is a huge architecture. Okay. So ideally, the architecture as per now, it will, Let's say equivalent to the Netflix number is a of small max connection. application, then Yeah. default is 10. Okay. Okay. Clear. Thank you, sir. वेलकम। और जगमीत ये क्लियर हुआ, एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्यों खतरनाक है, क्यों डेंजरस है एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट लेना? दो यूजर्स आए, एक ने सेलेक्ट क्वेरी चलाई, एक ने डिलीट चलाई। सेलेक्ट वाली की पहले चली, डिलीट वाली की बाद में चली। तो डिलीट वाले को तब तक रुकना पड़ेगा जब तक सेलेक्ट वाले का कनेक्शन ऑब्जेक्ट फ्री ना हो जाए। तो फिर पूलिंग का मतलब ही नहीं निकला ना, कोई पूलिंग कर ही इसलिए रहा है ताकि जब भी मल्टीपल क्वेरीज आए हम मल्टीपल कनेक्शन ऑब्जेक्ट अवेलेबल कराकर रिक्वेस्ट को पैरेलली हैंडल कर पाए। क्लियर? Yes, in JEE we have learned that, but they are not large scale applications. Okay, Dheeraj? They are not large scale applications. अगर आप एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अ बिग एप्लीकेशन, तो वहां तो मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ आएंगी ना, एंड यू माइट रिक्वायर मल्टीपल कनेक्शंस आल्सो। डन? ओके, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं कोर जावा में कोई कोड लिख रहा हूं तो सिंगल कनेक्शन सफिशिएंट है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन कोर जावा की बना रहा हूं, फी मैनेजमेंट बना रहा हूं मैं एक कॉलेज के लिए। अब एक कॉलेज का फी मैनेजमेंट पैरेलली कितने लोग यूज करेंगे? एक कॉलेज का फी मैनेजमेंट कितने लोग यूज करेंगे? गलत। एक कॉलेज का फी मैनेजमेंट सिस्टम कोर जावा में डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मल्टीपल कैसे यूज करेंगे ऋषिकेश? अगर मल्टीपल यूज करेंगे तो वो वेब एप्लीकेशन हो गई ना, फिर सिंगल यूजर हो गया ना भाई, कैशियर के ही डेस्क पे रहेगी ना वो एप्लीकेशन। आप रेस्टोरेंट में जाकर बिल पे करते हो, बिल पे करने का जो काउंटर होता है उस पे एक ही बंदा रहता है ना, एक कंप्यूटर लेकर, जिसको आप बिल पे करके आते हो, है ना? सो इन अ कोर जावा एप्लीकेशन सिंगल कनेक्शन फीजिबल है? यस, क्योंकि वहां एक यूजर होगा। अगर 10 लोग बिल के लिए खड़े हैं तो लाइन लगेगी, एक बार में एक ही बंदे की रिक्वेस्ट सर्व होगी ना। लेकिन अगर एक वेब एप्लीकेशन की आप बात कर रहे हो, ऑनलाइन बिल पेमेंट हो रहा है,
सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन पे हो रहा है, वहां मल्टीपल चाहिए। यस, ये सिनेरियो है। तो स्प्रिंग तो वेब एप्लीकेशन के लिए बना है ना, डेस्कटॉप के लिए तो बना भी नहीं है, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट पूलिंग करके चलता है। और आपको नहीं चाहिए पूलिंग, मत करवाओ, बोल दो मैक्सिमम कनेक्शन साइज 1 चाहिए मुझे। मैंने कहा ना ये कॉन्फ़िगरेबल है। चले आगे। डन। ग्रेट। तो ये हुआ इंटरनल वर्क, द वे डेटा सोर्स वर्क्स। अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे, और हम बात करते हैं कौन सा कनेक्शन पूल ये यूज करता है। वो मैं आपको बता ही चुका हूं कौन सा करता है। डेटा सोर्स कौन सा कनेक्शन पूल यूज करता है? तो जवाब है हिकारी सीपी। ठीक है, लेकिन आप और भी यूज करवा सकते हैं, उन्हें भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपैचे डीबीसीपी, टॉमकैट जेडीबीसी पूल, सो मेनी कनेक्शन पूल्स आर देयर जो आप रिक्वेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि स्प्रिंग डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट बनाता कब है? तो जवाब है स्प्रिंग डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट तभी बना लेता है जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। किसको पढ़ के? किसको पढ़ के? आपकी मेन क्लास को पढ़ के, आपकी बीन क्लासेस को पढ़ के? तो जवाब है प्रॉपर्टीज फाइल को पढ़ के। मेन क्लास बीन क्लास नहीं, प्रॉपर्टीज फाइल को पढ़ के। और जेडीबीसी टेम्पलेट इसी प्री कॉन्फ़िगर्ड डेटा सोर्स को यूज करती है फॉर परफॉर्मिंग एसक्यूएल ऑपरेशंस। गॉट इट? ठीक है, अब आप स्प्रिंग बूट कर रहे हो ना, अगर ये स्प्रिंग बूट नहीं होता, अगर ये स्प्रिंग होता, तो डेटा सोर्स बनाने का कोड भी आपको लिखना पड़ता। ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्प्रिंग बूट का ऑटो कॉन्फ़िगर फीचर है कि उसने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज पढ़ी, समझ गया वो कि आप डेटाबेस से कनेक्ट होना चाहोगे कभी ना कभी, पहले वो डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट बना के बैठ जाएगा, डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट बना के बैठ जाएगा। लेकिन अगर ये स्प्रिंग होता, कोर स्प्रिंग पढ़ा रहा होता मैं आपको अभी, तो मैं आपको सबसे पहले डेटा सोर्स बनाना सिखाता, डेटा सोर्स एक बीन बनता जो जाकर जेडीबीसी टेम्पलेट में इंजेक्ट होता, और फिर आप जेडीबीसी टेम्पलेट को यूज करते। तो कम से कम डेटा सोर्स कॉन्फ़िगर करने का ओवरहेड स्प्रिंग बूट ने अपने ऊपर ले लिया। क्लियर? ये आपको ये लाइन समझा रही है। आई होप मेरी बात समझ आ रही है ना। इन केस आपको लग रहा है सर वो कोड कैसा होता है जहां डेटा सोर्स हम लोग बनाते हैं, वो ऐसा होता है। मुझे नहीं लगता इस कोड में आपको जरा भी डाउट है। दोनों बीन्स हैं, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है जेडीबीसी टेम्पलेट पैरामीटर में डेटा सोर्स का बीन ले रहा है। तो क्या स्प्रिंग जेडीबीसी टेम्पलेट में डेटा सोर्स का बीन इंजेक्ट करेगा ये वाला? बिल्कुल कर देगा। लेकिन थैंकफुली ये इतना बड़ा कोड अब हमें नहीं लिखना है। डिड यू गेट माई पॉइंट? ये इतना बड़ा कोड अब हमें नहीं लिखना है। हमें सिर्फ ये प्रॉपर्टीज कहां लिखनी है? हमें सिर्फ ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में लिख देनी है। ये कोड अपने आप एक्शन में आ जाएगा। ड्यू टू विच फीचर? ड्यू टू विच फीचर ऑफ स्प्रिंग बूट? नाम लो। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। जेडीबीसी टेम्पलेट तो क्लास का नाम है बेटा। ड्यू टू ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑफ स्प्रिंग बूट। इज दिस क्लियर? हाँ जी, क्लियर हुआ? एवरीवन इज एबल टू गेट दिस? चले आगे। बहुत बढ़िया। अब जब हम डेटाबेस प्रोग्रामिंग करेंगे, हमें कोई डेटाबेस चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, चाहिए, है ना। इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में वाकई में डेटाबेस पे आप इंस्टॉल करके ही काम करते हो। लेकिन स्प्रिंग बूट आपको एक और फैसिलिटी देता है। स्प्रिंग बूट आपके लिए एक ऑटोमेटिक इन मेमोरी डेटाबेस बनाता है। ऑटोमेटिक इन मेमोरी डेटाबेस बनाता है। इन मेमोरी का मतलब समझते हैं? इन मेमोरी का मतलब यह होता है कि इस डेटाबेस का डेटा कभी भी डिस्क पे जाकर सेव नहीं होता है। तो कहां पर सेव होता है? ये सेव होता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर। फायदा क्या है? फायदा बस इतना सा है कि अगर आपको डेटाबेस प्रोग्रामिंग का फील चाहिए, पर आप ये नहीं चाहते हैं कि आपको डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़े, आपको टाइम नहीं है, मैं आपको इसका रियल वर्ल्ड डेमो देता हूं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है कि मुझे फटाफट स्प्रिंग के अंदर डेटाबेस यूज करना है। एक XYZ एप्लीकेशन है, उस XYZ एप्लीकेशन में डेटाबेस ऐड करो, 2 घंटे के बाद मुझे डेमो दो। अब उस 2 घंटे में आप अगर डेटाबेस इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने में टाइम लगाएंगे, तो वो 2 घंटे में आपका कोड करने का टाइम नहीं बचेगा।
तो जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें किसी को फटाफट डेमो देना है अपनी एप्लीकेशन का, तो हम इंटरनली यूज कर सकते हैं H2 डेटाबेस। H2 डेटाबेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ना कुछ इंस्टॉल करना, ना कोई ड्राइवर डालना, ना कुछ कॉन्फ़िगर करना। बस जैसे ही आप स्प्रिंग में इसकी डिपेंडेंसी ऐड करोगे, किसकी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे? H2 की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, आपको ऑटोमेटिक रैम के अंदर एक डेटाबेस बनाकर स्प्रिंग बूट दे देगा। उसमें ना कोई यूजर नेम चाहिए, ना कोई पासवर्ड चाहिए। बस एक नुकसान है, एप्लीकेशन बंद होगी तो डेटा का क्या होगा? एप्लीकेशन बंद होगी, वेरी गुड, डेटा पूरा लॉस्ट हो जाएगा। क्यों क्यों डेटा लॉस क्यों हो जाएगा? क्योंकि डेटा कहां था? क्योंकि डेटा इन मेमोरी में था, है ना? तो क्या प्रोडक्शन बेस्ड एप्लीकेशन में H2 यूज होता है? कभी नहीं होता है। किसी प्रोडक्शन बेस्ड एप्लीकेशन में H2 यूज नहीं होता है। सिर्फ जब हम अपनी एप्लीकेशन की प्रोटोटाइप अपने क्लाइंट को दिखाते हैं, प्रोटोटाइप समझते हैं ना, एक वर्किंग मॉडल, बेसिक वर्किंग मॉडल, अगर आप अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं, तो आप फटाफट H2 डेटाबेस यूज कर लीजिए। दैट्स द ओनली पर्पज ऑफ H2 डेटाबेस। हम भी बस एक एग्जांपल H2 का करेंगे, बाकी पूरा कोर्स हम MySQL के थ्रू करने वाले हैं। फाइन, सो व्हाट इज H2? H2 जैसा कि स्लाइड कह रही है, एक इन मेमोरी लाइट वेट डेटाबेस है, जो स्प्रिंग बूट आपके लिए ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर देता है। सबसे अच्छी बात यह है, इन मेमोरी होने के बावजूद ये वो सारी चीजें सपोर्ट करता है जो एक स्टैंडर्ड डेटाबेस करता है। आप इसमें टेबल्स बना सकते हैं, सारी एसक्यूएल क्वेरीज चला सकते हैं, सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। एवरीथिंग विच अ नॉर्मल डेटाबेस सपोर्ट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय H2। और RDBMS है, यस, H2 एक बिल्कुल प्रॉपर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या क्या खास बातें हैं? पहली खास बात, इन मेमोरी होता है। दूसरी खास बात, जेडीबीसी से फुल्ली कंपैटिबल है, यानी जेडीबीसी के हर कमांड को सपोर्ट करता है, एसक्यूएल को पूरा पूरा सपोर्ट करता है। जो क्वेरीज आप किसी नॉर्मल डेटाबेस पे चलवा सकते हैं जेडीबीसी से, वो क्वेरीज आप H2 पे भी चलवा सकते हैं वाया स्प्रिंग जेडीबीसी। ये H2 डेटाबेस की डेटा टाइप्स हैं। अगर आपको कोई कॉलम रखना है जिसमें आपको न्यूमेरिक वैल्यू रखनी है, आप डेटा टाइप इंट बोल सकते हो, इंटीजर बोल सकते हो, डेसिमल बोल सकते हो। अगर आपको स्ट्रिंग रखनी है, आप वैर कैर बोल सकते हो, ब्रैकेट के अंदर आप लेंथ दे सकते हो। ये बिल्कुल वही डेटा टाइप हैं जो आपको MySQL के अंदर मिलती हैं। अगर आपको लग रहा है आपको डेट और टाइम स्टोर करना है, डेट के लिए अलग डेटा टाइप है, टाइम के लिए अलग डेटा टाइप है। डेट टाइम दोनों स्टोर करना है तो टाइम स्टैम्प है। ट्रू फॉल्स स्टोर करना है, बूलियन है। बड़े ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं, फॉर एग्जांपल कोई MP3 फाइल, कोई बड़ी इमेज, तो BLOB है। बहुत सारा डेटा स्टोर करना है तो एरे है। और तो और जेसन भी सपोर्ट करता है ये। क्लियर हुआ? चलें आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की, कि अगर हम स्प्रिंग जेडीबीसी यूज करते हैं तो हमें स्टेप्स क्या क्या लेने पड़ेंगे। पढ़िए, सबसे पहला स्टेप, आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी जेडीबीसी की। राइट, आपको याद होगा अपन स्टार्टर्स ऐड करते हैं। इस बार अपन दो स्टार्टर्स ऐड करेंगे। एक स्टार्टर ऐड करेंगे जेडीबीसी का, और एक स्टार्टर हमें ऐड करना पड़ेगा डेटाबेस के ड्राइवर का। ये भी क्लियर है? ठीक है, तो हमारा डेटाबेस ड्राइवर कौन है इस बार? हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन में डेटाबेस ड्राइवर H2 है, वेरी गुड। इसके बाद डेटाबेस की प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? डेटाबेस की प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जवाब यस और नो दोनों है। करेंगे अगर MySQL यूज कर रहे हैं, नहीं करेंगे अगर H2 यूज कर रहे हैं। समझ आ रहा है? इसका मतलब स्टेप नंबर 3 फर्स्ट एग्जांपल में नहीं होगा। H2 ऑटो कॉन्फ़िगर्ड डेटाबेस होता है। ऑटो कॉन्फ़िगर्ड समझ रहे हैं ना? स्प्रिंग बूट से पहले से ही कॉन्फ़िगर करके रख देता है आपके लिए। ठीक है, देन स्टेप नंबर 4, टेबल बनाने वाला काम। अब टेबल बनाने वाला काम आप अपने जेडीबीसी कोड से करेंगे। ऑल्दो रियल वर्ल्ड में ये काम बैकएंड डेवलपर करेगा, मतलब MySQL में जाकर टेबल बनाई जाती है, पर H2 का तो कोई सॉफ्टवेयर है नहीं, तो H2 में टेबल बनाने का कोड भी आपको अपनी एप्लीकेशन के थ्रू चलाना पड़ेगा। कैसे चलाते हैं अभी बताता हूं। इसके बाद आप अपनी रेपो क्लास बनाएंगे, रेपो यानी डाउ क्लास, जिसमें वो मेथड होंगे जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अपडेट, इंसर्ट, डिलीट करना। फिर आपकी जेडीबीसी टेम्पलेट ऑब्जेक्ट बनेगा। कहां बनेगा ये? रेपो में, सर्विस में, मेन में। कहां बनेगा? गलत जवाब शुभम। जेडीबीसी टेम्पलेट, बिल्कुल गलत जवाब विक्की। रेपो में बनेगा भाई। जेडीबीसी टेम्पलेट का क्या काम है? क्या इसका काम डेटाबेस क्वेरीज चलवाना है? बोलो जल्दी। क्या यही आपके लिए क्रूड ऑपरेशंस करेगा? अगर ये क्रूड ऑपरेशन करेगा तो ये सर्विस में क्यों रहेगा?
डेटाबेस से डायरेक्ट बात जो भी होगी वो रेपो से होगी ना, है ना? वेरी गुड। तो इसका मतलब अब आर्किटेक्चर समझो, देखना ध्यान से। ये तुम्हारा टारगेट डेटाबेस, चाहे MySQL हो चाहे H2 हो, कोई भी हो, इस टारगेट डेटाबेस से कौन बात करेगा? इस टारगेट डेटाबेस से बात जेडीबीसी टेम्पलेट करेगा। जेडीबीसी टेम्पलेट करेगा ना बच्चे। और जेडीबीसी टेम्पलेट को तुम कहां रखोगे? तुम रखोगे इसको अपने रेपो के अंदर। क्लियर? तो मतलब क्या ये तुम्हारे रेपो में एक बीन होगा, एक डिपेंडेंसी की तरह रहेगा? यस। इसके ऊपर ऑटो वायर लगाओगे? यस, ताकि स्प्रिंग इसको ऑटोमेटिकली इंजेक्ट करे। अब जो इतने दिनों में आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, हर रोज एक एक कॉन्सेप्ट लगेगा। अब आपको पता चलेगा इतने दिन से जो ऑटो वायरिंग, लेजी इनिशियलाइजेशन, ये दुनिया भर की चीजें जो हमने पढ़ी हैं, वो अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है। सो जेडीबीसी टेम्पलेट एक बीन है। गॉट इट? ये एक बीन क्लास है। इस बीन का अपन रेफरेंस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट अपन नहीं बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हमको स्प्रिंग देगा, और स्प्रिंग ऑब्जेक्ट तभी देगा जब ऑटो वायर होगा। क्या बोलते हैं? बोलिए बोलिए जल्दी, इतना सोचना पड़ रहा है। हे भगवान, हे भगवान, वापस पढ़ाना पड़ेगा क्या? एक बात बताओ, मेरे पास एक ए नाम की क्लास है, ठीक है? मेरे पास एक बी नाम की क्लास है। चलो ए बी भी क्यों बोलूं, वही नाम लूं जो आपको याद है। मेरे पास एक कार क्लास है, मेरे पास एक इंजन क्लास है। कार को इंजन चाहिए, कार में इंजन का रेफरेंस बनाओगे। वेरी गुड। अब जब तुम कार में इंजन का रेफरेंस बनाओगे, तो तुम चाहोगे कि स्प्रिंग इसका ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करे? नहीं चाहोगे? तो स्प्रिंग क्यों पढ़ रहे हैं फिर? क्यों ऋषिकेश? हम नहीं चाहेंगे कि स्प्रिंग हमको डीआई करके दे? वाई वी आर लर्निंग स्प्रिंग देन? अगर डीआई स्प्रिंग से नहीं करवाना है, हाँ, तो वही तो स्प्रिंग करके देगा ना। ऑटो वायर स्प्रिंग ही तो करेगा हैंडल। वेरी गुड। तो आपको इसके ऊपर ऑटो वायर लिखना पड़ेगा, है ना? और इस इंजन को बीन क्लास भी बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर @ कंपोनेंट लिखकर। ठीक, अब ये जो इंजन है ना, ये इंजन को आप मान लो जेडीबीसी टेम्पलेट है ये। बैठ गया दिमाग में इमेजिनेशन? ये जो इंजन है ये जेडीबीसी टेम्पलेट है। और ये जो कार है ये कौन है? ये जो कार है ना, ये तुम्हारी रेपो क्लास है। जैसे रेपो, जैसे कार के अंदर इंजन, ऐसे रेपो के अंदर जेडीबीसी टेम्पलेट। अभी समझ आया? अच्छा, अब वो कार वाला एग्जांपल वापस। क्या कार के ऊपर भी आप कंपोनेंट लगाओगे? लगाओगे ना? वेरी गुड। लेकिन आप अपनी रेपो पे क्या लगाओगे? आप अपनी रेपो पे कंपोनेंट नहीं लगाओगे, आप अपनी रेपो पे रेपोजिटरी लगाओगे, जैसा कि आपने पिछले दिनों पढ़ा, है ना? इस रेपोजिटरी का भी तो ऑब्जेक्ट बनेगा ना। वेरी गुड। ठीक, अब वापस से डायग्राम पे नजर रखो। तो ये रहा आपका टारगेट डेटाबेस। डेटाबेस से बात कौन करेगा? डेटाबेस से बात जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट करेगा। ठीक है? जेडीबीसी टेम्पलेट डेटाबेस से बात करे, इससे पहले जेडीबीसी टेम्पलेट को कॉन्फ़िगर होना पड़ेगा। यस, वो कॉन्फ़िगरेशन आप अपनी रेपो में करवाओगे। कॉन्फ़िगर से मेरा इतना सा ही मतलब है कि बस इसमें बीन इंजेक्ट हो जाए। ये आपकी रेपो क्लास होगी। आपकी रेपो से बात कौन करेगा? आपकी रेपो से बात सर्विस करेगी। तो यहां सर्विस क्लास होगी। तो सर्विस में तुम रेपो का बीन बनाओगे? बोलो यस और नो। सर्विस में तुम रेपो का बीन बनाओगे? हाँ, बनाएंगे। रेपो का बीन बनाएंगे हम। ठीक, यहां मेथड्स होंगे, यहां मेथड्स होंगे। ये बीन इन मेथड्स को कॉल करेगा, और ये मेथड इंटरनली जेडीबीसी टेम्पलेट यूज करेंगे। जेडीबीसी टेम्पलेट डेटाबेस से बात करेगा। फिर समझाऊं? डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम? वन मोर टाइम, सुनो। मैं एक, चलो मैं बड़ी स्क्रीन पे चलता हूं। लेट्स गो टू अ बिग स्क्रीन। व्हाइट बोर्ड विजिबल है सबको? एवरीवन कैन सी द व्हाइट बोर्ड? चलिए, अब समझो। फुल फ्लैश डायग्राम। दिस इज योर डेटाबेस विच कंटेन्स द टेबल जिससे आपको बात करनी है। लेट्स से स्टूडेंट टेबल से बात करनी है। ठीक है? स्टूडेंट टेबल से स्प्रिंग जेडीबीसी में, या किसी भी टेबल से स्प्रिंग जेडीबीसी में, अभी तक की नॉलेज के अनुसार कौन बात करेगा? हु हैज द राइट्स टू टॉक टू द टेबल्स?
JDBC template has the right to talk to the table. ओके, बट JDBC टेम्पलेट एक बीन है जी, ये एक बीन क्लास है, एट द रेट कॉम्पोनेंट वाली क्लास है। तो आपको JDBC टेम्पलेट का एक ऑब्जेक्ट यहां बनाना पड़ेगा, ओबीजे। कहां बनाओगे? तो जवाब है अपनी खुद की क्लास में बनाएंगे। राइट, मेरी ये खुद की क्लास का नाम है माई रेपोजिटरी, दे दूं क्लास माई रेपोजिटरी। कैन आई राइट दिस? सर्विस में नहीं बनाएंगे ऋषिकेश, रेपोजिटरी में बनाएंगे। और माई रेपोजिटरी के ऊपर विल आई पुट एन एनोटेशन एट द रेट रेपोजिटरी। ठीक है, अब गलती नहीं करना। जब स्प्रिंग मेरी इस क्लास को पढ़ेगा तो क्या स्प्रिंग माई रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। जब वो अंदर आकर JDBC टेम्पलेट पढ़ेगा, क्या वो JDBC टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बना देगा? नहीं बनाएगा, जब तक मैं उसके ऊपर क्या ना लिखूं, जब तक मैं उसके ऊपर ऑटो वायर ना लिखूं। या तो ऑटो वायर लिखूं, या फिर क्या करूं, सेकंड ऑप्शन क्या है, या तो ऑटो वायर लिखूं या सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दूं। याद आ रहा है ना? वेरी गुड। अदर देन दिस, क्या मेरी इस रेपो क्लास में और भी कुछ होगा? तो जवाब है बिल्कुल होगा। मेथड्स होंगे, यस और नो? तो मैं एक मेथड बनाऊंगा पब्लिक वॉइड ऐड रिकॉर्ड, है ना, इसके अंदर वो कोड लिखूंगा जो JDBC के ऑब्जेक्ट की मदद से रिकॉर्ड ऐड करे। देन मेरे पास एक और मेथड होगा पब्लिक वॉइड फेच रिकॉर्ड। ये एक मेथड होगा जो इसी ऑब्जेक्ट की मदद से रिकॉर्ड फेच करेगा। अभी कुछ दिमाग में पिक्चर बैठ रही है ना? तो जल्दी से बिना गलती करे बताइए, आपकी रेपो क्लास के अंदर बीन कितने, मेथड कितने? बीन कितने, मेथड कितने? वेरी गुड ऋषिकेश, बीन एक, मेथड उतने जितने क्रूड ऑपरेशंस आपको करने हैं। एम आई राइट? बीन एक, मेथड उतने जितने क्रूड ऑपरेशंस आपको करने हैं। ठीक है, अब अगर आपने लेक्चर्स मिस नहीं करे हैं तो ये बैठी है आपकी मेन क्लास, है मेन क्लास, जिसके अंदर आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना रखा है। ठीक, क्या मेन क्लास रेपो से बात करेगी डायरेक्ट एज पर द गाइडलाइंस ऑफ स्प्रिंग? हरगिज नहीं करेगी। तो बीच में कौन आएगा? बीच में आएगी सर्विस क्लास। ये भी आप ही बनाओगे सर्विस क्लास? हाँ, हम बनाएंगे। तो क्या मैं यहां लिखूंगा क्लास माई सर्विस? लिखूंगा। अब आपको अगर इन मेथड्स को कॉल करना है, ऐड रिकॉर्ड, फेच रिकॉर्ड, ये किसके मेथड्स हैं? रेपो के मेथड हैं। इंस्टेंस मेथड है रेपो के। क्या ये रेपो के इंस्टेंस मेथड हैं? तो क्या इन्हें कॉल करने के लिए डू वी नीड रेपो ऑब्जेक्ट? तो आप यहां पर रेपो को बनाओगे एज अ बीन। यस, माई रेपो आर, ऑटो वायर लगा के इसके ऊपर। यस, तो क्या स्प्रिंग सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाएगा? बनाएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर एट द रेट सर्विस लगाया हुआ है। रेपो का भी ऑब्जेक्ट बनाएगा? बनाएगा। अब सर्विस में भी मेथड्स बनाओगे आप? बिल्कुल, ऐड फेच सर्विस में भी होंगे। ठीक, अब ये जो सर्विस ऑब्जेक्ट है ये मेन में चाहिए? बोलो यस और नो। बिल्कुल चाहिए। ये मेथड कैसे कॉल होंगे नहीं तो फिर हम मेन में सर्विस ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बनाएंगे कि मांगेंगे? मांगेंगे। राइट, कंटेनर के अंदर आ गया होगा ये ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग कंटेनर के पास ही आ गया होगा, आ गया होगा। तो या तो हम कंटेनर से मांगे, या फिर दूसरा काम क्या करें, जल्दी क्विक, या तो कंटेनर से मांगे, है ना, गेट बीन करके, या फिर दूसरा काम क्या करें? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। या तो कंटेनर से ऑब्जेक्ट मांगा जाए, विच इज नॉट गुड प्रैक्टिस, या फिर दूसरा काम क्या करें? यस अनिकेत, दूसरा काम नहीं, क्रिएट कैसे कर लेंगे राज? क्रिएट ही करना है तो एक बात बताओ मुझे जरा, स्प्रिंग क्यों पढ़ रहे हैं अपन? सब पढ़ने के बाद ऑब्जेक्ट हम बनाएं? हाँ, दैट्स द रीजन वी आर लर्निंग स्प्रिंग बूट। सब कुछ पढ़ लिया, सारा डीआई सीख लिया, अब खुद बना रहे हैं बैठ के ऑब्जेक्ट। ऐसा थोड़ी करना है अपन को स्प्रिंग में। फिर आप देखो, द बेस्ट वे इज, क्या मैं अपनी एक क्लास बना सकता हूं माई कमांड लाइन रनर? शॉर्ट में लिख रहा हूं। वेरी गुड, ये इंप्लीमेंट कर सकती है कमांड लाइन रनर को? यस और नो? वेरी गुड। आपको याद है आप कमांड लाइन रनर के ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट लिखते थे कि भूल गए?
याद है? अगर इस पे एट द रेट कॉम्पोनेंट है तो स्प्रिंग इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब मैं थोड़ी सी चालाकी दिखाऊं, अगर इसके अंदर आकर मैं माई सर्विस का रेफरेंस बना लूं और इसके ऊपर क्या लगा दूं, इसके ऊपर लगा दूं एट द रेट ऑटो वायर, तो क्या स्प्रिंग मुझे इस ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करके दे देगा? बस। फिर आपको याद होगा यहां पर एक रन मेथड होता है, इस रन को हम लोग करेंगे ओवरराइड, करते हैं, इस रन की हम लोग कर देंगे ओवरराइडिंग। यहां बना लेंगे हम किसका ऑब्जेक्ट, यहां बना लेंगे हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट, यूजर से मांग लेंगे इनपुट, और इनपुट मांगने के बाद वो जो हमें सर्विस ऑब्जेक्ट मिला है उसे कॉल कर लेंगे हम ऐड रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड। बस, ये है पूरी स्टोरी। पूरे स्प्रिंग बूट में यही करोगे आप। बस आगे चल आगे चलकर जहां जेडीबीसी टेम्पलेट बना हुआ दिख रहा है वहां कौन आ जाएगा? जहां जेडीबीसी टेम्पलेट बना हुआ दिख रहा है वहां डेटा जेपीएस से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। क्या आर्किटेक्चर तब भी यही रहेगा? बिल्कुल, आर्किटेक्चर तब भी यही रहेगा। तब भी रेपो बनेगी, रेपो के अंदर डेटा जेपीएस से रिलेटेड चीजें बनेंगी, रेपो का ऑब्जेक्ट सर्विस में बनेगा, सर्विस का ऑब्जेक्ट आपकी मेन या कमांड लाइन रनर में बनेगा। यस नो, आया नहीं आया फ्लो समझ? एवरीवन इज क्लियर विद द फ्लो? ये पूरे स्प्रिंग बूट में चलेगा, कभी नहीं बदलेगा, नेवर। बस आपकी इस क्लास की कोडिंग हल्की होती जाएगी, सिंप्लीफाई होती जाएगी, पर ये क्लास रहेगी हमेशा। क्लियर है ना? आगे चलकर ये क्लास इंटरफेस से रिप्लेस हो जाएगी जब स्प्रिंग डेटा जेपीए पढ़ोगे, पर रहेगी हमेशा। ठीक, डन। बहुत बढ़िया। चलिए वापस चलते हैं। पीपीटी दिख रही है? व्हाइट बोर्ड से बाहर आ गया हूं मैं, स्क्रीन विजिबल है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आप अपनी रेपो बनाओगे, अपनी रेपो में आप अपने मेथड्स बनाओगे, ठीक है? इन मेथड्स के अंदर जेडीबीसी टेम्पलेट यूज होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद, आपकी सर्विस यूज होगी, सर्विस कॉल करेगी रेपो को, रेपो इंटरैक्ट करेगी डेटाबेस से। क्लियर है? स्टार्ट करें प्रैक्टिकल। चलिए, तो सबसे पहले लेट्स लॉन्च एसटीएस। गुड, अब स्टार्ट करते हैं। सो न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। बाकी सारी सेटिंग्स पहले जैसी हैं तो मैं उन्हें चेंज नहीं कर रहा हूं। ये हो जाएगा हमारा स्प्रिंग बूट जेडीबीसी एग्जाम्पल 1। ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम। इन डॉट एस आपके पैकेज का नाम है, हमें मेविन चाहिए, जार चाहिए, जावा चाहिए लैंग्वेज, डेमो प्रोजेक्ट है, स्नैपशॉट है, ओके परफेक्ट। अब आपको ऐड करनी है डिपेंडेंसीज। आज फर्स्ट टाइम आप क्लिक करेंगे ऑन एसक्यूएल। एसक्यूएल पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या बोला था आपको, कितनी डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, कितने स्टार्टर्स ऐड करने हैं? 2 करने हैं। पहला गौर कीजिएगा ये वाला होगा, जेडीबीसी एपीआई।
बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में स्प्रिंग डेटा जेडीबीसी को कर लेते हैं, ये अलग है। गॉट इट? स्प्रिंग डेटा अलग है, स्प्रिंग डेटा जेडीबीसी अलग है। हमें जेडीबीसी एपीआई करना है। कंफ्यूज मत होइएगा, नाम जेडीबीसी एपीआई है, लेकिन लाएगा ये आपके लिए स्प्रिंग जेडीबीसी। कोटे, तो हम यहाँ प्योर जेडीबीसी पे काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कौन सा डेटाबेस है एज ऑफ नाउ हमारा? एज ऑफ नाउ हमारा डेटाबेस H2 है। ठीक है, आगे चलकर H2 की जगह हम MySQL को चूज करेंगे, आपको वो भी दिख रहा होगा। तो मैंने चूज करा H2। नेक्स्ट करिए, फिनिश कर दीजिए। अब pom.xml को ओपन करके आपको दिखाता हूं, ढूंढिएगा दो नई डिपेंडेंसी कौन सी ऐड हुई है। ये रहा हमारा स्प्रिंग जेडीबीसी एग्जाम्पल 1। ये रही हमारी pom.xml। ठीक है, एक हमारी रेगुलर डिपेंडेंसी होगी जो स्प्रिंग स्टार्टर है, वो दिख रही है आपको? कैन यू सी दिस स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेडीबीसी? कैन यू सी दैट? ये आपकी वो डिपेंडेंसी है जो जेडीबीसी की स्टार्टर डिपेंडेंसी है। और एक डिपेंडेंसी आपको दिख रही होगी H2 की। कैन यू सी दिस? ठीक है, ये दो डिपेंडेंसी से आपका काम चलेगा। आगे चलकर ये हमेशा रहेगी जब तक स्प्रिंग जेडीबीसी पढ़ोगे। जब तक स्प्रिंग जेडीबीसी पढ़ोगे ये हमेशा रहेगी। हाँ, ये बदल जाएगी जब डेटाबेस चेंज होगा। यस, ये आज H2 है, कुछ दिनों बाद ये MySQL हो जाएगा। चलूं आगे? ये आपका स्टेप नंबर 1 पूरा हुआ, बल्कि 1 और 2 दोनों हो गए। अगर आप मैच करो तो 1 और 2 दोनों कर लिया आपने। जेडीबीसी डिपेंडेंसी ऐड कर ली, ड्राइवर ऐड कर लिया। ठीक है, कौन सा स्कोप अनिकेत? ये वाला स्कोप। ये रन टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन हो रहे हैं, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करेगा ना स्प्रिंग बूट, तो वो ये बता रहा है कि इसका सारी डिपेंडेंसीज रन टाइम पे रिजॉल्व हो रही हैं। दैट्स इट। चलूं आगे? अब आ जाइए अपने कोड में। अब इसको करते हैं अपन क्लोज। अब था आपका स्टेप नंबर 3। पढ़ लेते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। समझ आ रहा है ना जरूरत क्यों नहीं है? H2 को आपसे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, बट अगर MySQL होता तो चाहिए। हाँ, अगर MySQL होता तो चाहिए। तो देखिए MySQL से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन आप कहां करेंगे और कैसे करेंगे। पहले तो डिपेंडेंसी देख लीजिए। H2 था तो ये डिपेंडेंसी थी, MySQL होगा तो ये डिपेंडेंसी आएगी। क्लियर है? अब अगर MySQL है तो आप ये चार चीजें स्प्रिंग को इन्फॉर्म करेंगे। क्योंकि आपने जेडीबीसी पढ़ा है, आपके लिए चारों जाने पहचाने हैं। याद करिए, जेडीबीसी में जब आप गेट कनेक्शन मेथड कॉल करते थे, उसको कितने आर्गुमेंट देते थे? 3 देते थे। उसमें पहला आर्गुमेंट होता था कनेक्शन यूआरएल। क्या वो ऐसा ही होता था? करेक्ट। इसमें स्कूल डीबी कौन है? ये आपके डेटाबेस का नाम है। माई के अंदर हम लोग डेटाबेस बनाते हैं टेबल बनाने से पहले, है ना? तो ये आपके डेटाबेस का नाम होगा। रूट कौन है? माई का यूजर नेम है। एडमिन माई का पासवर्ड है। पासवर्ड एडमिन ही होता है? बोलो। नहीं, पासवर्ड वो होता है जो आपने रखा होगा। यूजर नेम रूट होता है। हाँ, यूजर नेम सबके लिए रूट है। पासवर्ड वो है जो आप लोगों ने MySQL इंस्टॉल करते वक्त रखा होगा। अच्छा, MySQL आपके यहाँ है नहीं है? आपके लैपटॉप में MySQL इंस्टॉल्ड है नहीं है? है। अच्छा, अगर इंस्टॉलेशन गाइड चाहिए तो SC Live for You पे एक मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं इंस्टॉलेशन गाइड आपको अवेलेबल करा दूंगा। MySQL की इंस्टॉलेशन गाइड के लिए एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आप तक इंस्टॉलेशन गाइड पहुंच जाएगी। ओके, sclive4you@gmail.com पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि आई एम फ्रॉम स्प्रिंग बूट बैच, प्लीज सेंड मी MySQL इंस्टॉलेशन गाइड। ठीक है, अगर इंस्टॉल्ड है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो उसको इंस्टॉल करते वक्त कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। वो स्टेप्स नहीं लेंगे तो MySQL कॉन्फ़िगर नहीं होगा, और लेंथी स्टेप्स हैं। लगेगा एक घंटे का समय आपको MySQL को चलाने में पूरा प्रॉपर। तो या तो आप नेट से देख लेना, खुद इंस्टॉल कर लेना, या फिर आप गाइड ले लेना यहां से। चलूं आगे? ठीक है, ये हो गया MySQL को कॉन्फ़िगर करना, जो H2 के लिए हमें नहीं करना है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है पैराग्राफ, पढ़ लीजिए। इफ एवरीथिंग इज क्लियर, क्लियर लिख दीजिए। वेरी गुड। अब अगर MySQL होगा
तो टेबल MySQL में जाकर बनाएंगे। हाँ, अगर MySQL होगा तो टेबल हम लोग MySQL में बनाएंगे, पर क्योंकि अभी हम H2 पे डील कर रहे हैं तो हम टेबल यहीं पे बनाएंगे अपने जावा कोड के अंदर। बट जावा कोड का मतलब ये नहीं कि हम अपने स्प्रिंग फाइल्स के अंदर जाकर बनाएंगे। हम H2 के लिए दो फाइलें बनाएंगे, एक जिससे टेबल क्रिएट होगी, दूसरा जिससे टेबल में कुछ डमी डेटा जाएगा। दो फाइलें बनाएंगे, एक जिससे टेबल क्रिएट होगी। बताइए तो उसका नाम क्या होगा जिससे टेबल क्रिएट होगी? बिल्कुल बिल्कुल, जेपीए में तो टेबल ऑटोमेटिक बनती है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन स्प्रिंग जेडीबीसी में ऑटोमेटिक नहीं बनती है, स्प्रिंग जेडीबीसी में आपको बनानी पड़ती है। स्कीमा डॉट एसक्यूएल, वेरी गुड। और ये फाइल कहां रखी जाएगी? कहीं भी जहां मना है वहां रख दें? नहीं, ये रखी जाएगी रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर, है ना। और दूसरी फाइल किस नाम से बनेगी? दूसरी फाइल आप बनाएंगे डेटा डॉट एसक्यूएल के नाम से। डेटा डॉट एसक्यूएल में क्या रखेंगे? डेटा डॉट एसक्यूएल में आप इंसर्ट कमांड लिखेंगे, वो इंसर्ट कमांड जो रन होकर डेटाबेस में रिकॉर्ड डाल दे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम स्कीमा डॉट एसक्यूएल बना लें लेकिन डेटा डॉट एसक्यूएल ना बनाएं, हम अपने जेडीबीसी टेम्पलेट से इंसर्ट करा लें। ये सेकंड अप्रोच बेटर रहेगी, है ना। डेटा हम ही डालें बेटर है, बजाय इसके कि हम एसक्यूएल कमांड लिखकर डलवाएं। तो हम सबसे पहले स्कीमा डॉट एसक्यूएल देखते हैं। ये एक सैंपल स्कीमा डॉट एसक्यूएल है। एक एक लाइन समझ आ रही है? आ रही है। तो अपन भी ऐसी एक स्कीमा डॉट एसक्यूएल बनाते हैं। ठीक, तो मैं गया रिसोर्सेस फोल्डर में। इनसाइड माय रिसोर्सेस फोल्डर मैंने एक फाइल बनाई। क्या नाम होगा फाइल का? फाइल का कोई और नाम नहीं होगा, इट शुड बी स्कीमा डॉट एसक्यूएल। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? वेरी गुड। फिर मैं यहां पर क्रिएट टेबल कमांड लिखता हूं। क्या बात है शुभम, वेरी गुड। डेटा फेस, डेटा सोर्स इंटरफेस है तो उसकी क्लास वो भी स्प्रिंग बूट ने तुम्हारे लिए बना दी है, वो भी स्प्रिंग बूट ने तुम्हारे लिए बना दी है। ओके, वो तुम्हें नहीं बनानी है, स्प्रिंग बूट ने उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास बना रखी है। अपन लोगों ने भी तो ऐसे कई एग्जांपल करे थे जहां इंटरफेस पेरेंट था लेकिन हमने इंजेक्ट उसकी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स करे थे। याद करो, एक हमारा इंटरफेस था कंप्यूटर, उसकी दो चाइल्ड क्लास थी, एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप। याद आ रहा है? बस वो स्प्रिंग ने भी करा है। ठीक है। सो मैं यहां कमांड लिखूंगा क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने दिया स्टूडेंट्स। ठीक है। स्टूडेंट्स के अंदर मैंने एक कॉलम रखा रोल अंडरस्कोर एनओ। अब जैसे यहां आपको दिख रहा है, रोल अंडरस्कोर एनओ की जगह प्रोडक्ट आईडी है, मैंने रोल नंबर रख लिया। डेटा टाइप आईएनटी, प्राइमरी की, तो डेटा टाइप मैंने दे दी आईएनटी, और इस कॉलम को बना दिया मैंने अपनी तरफ से प्राइमरी की। ठीक है, ये प्राइमरी की बन गया। दूसरा मैंने रख लिया एस अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट का नाम, वैर कैर, साइज मैंने दे दी 20। तीसरा मैंने रख लिया परसेंटेज, तो कॉमा करके पर, डेटा टाइप मैंने दे दी डबल। समझ आ रहा है आपको ये क्रिएट टेबल कमांड? गॉट इट? अब ये क्रिएट टेबल कमांड कब रन होगा? जब हम जेडीबीसी टेम्पलेट से क्वेरी फायर करेंगे तब, या एप्लीकेशन स्टार्टअप पे? वेरी गुड, एप्लीकेशन स्टार्टअप पे। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी ये कमांड ऑटोमेटिकली स्प्रिंग पढ़ लेगा स्कीमा डॉट एसक्यूएल से और इसको रन कर देगा। चले आगे। गुड, अब अपन बनाते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक, सारे के सारे फोल्डर किसके सब फोल्डर होंगे? सारे के सारे फोल्डर एससीएल लाइव के सब फोल्डर्स होंगे, क्योंकि हमें ऑटोमेटिक क्लास पाथ स्कैनिंग करानी है। तो एक पैकेज हम बनाएंगे डॉट रिपोजिटरी का। सही है? सही है। दूसरा पैकेज हम लोग बनाएंगे सर्विस का। ये भी सही है? सही है। तीसरा पैकेज हम लोग बनाएंगे अपनी मॉडल या एंटिटी क्लास का। हमें स्टूडेंट क्लास बनानी है स्टूडेंट का डेटा डालने के लिए, एक स्टूडेंट क्लास चाहिए, तो जिसको आप लोग अभी तक बीन बोलते थे, आज से उसके लिए हम पैकेज रखेंगे मॉडल। रिसोर्स पैक में जितनी फाइल होती हैं सब स्टार्टअप पे रीड होती हैं? नहीं,
सब नहीं रीड होती हैं स्टार्टअप पे, कुछ तब रीड होती हैं जब आप उनका एक्सेस मांगते हैं। बट ये फाइलें जिनके लिए नाम का रेस्ट्रिक्शन है कि यही नाम से फाइल बनानी है, वो सब स्टार्टअप पे रीड होती हैं। ठीक। तो ये हो गया हमारा मॉडल। सर्विस, रिपोजिटरी, मॉडल, तीनों समझ में आ गया। पैकेज किसमें क्या होगा, है ना। मॉडल में क्या होगा, मॉडल में क्या बनाओगे, मॉडल में हमारी स्टूडेंट क्लास बनेगी। हाँ, एंटिटी, बिल्कुल ठीक। या हमारी एंटिटी क्लास, स्टूडेंट क्लास, ठीक है, जिसका कोड हम लिखेंगे अगले लेक्चर में। रिपोजिटरी के अंदर हमारी रिपोजिटरी क्लास होगी। यस, मैं इसको नाम दे रहा हूं स्टूडेंट रिपोजिटरी। परफेक्ट। और सर्विस के अंदर स्टूडेंट सर्विस होगी। बिल्कुल, सर्विस के अंदर स्टूडेंट सर्विस होगी। आ रहा है समझ, क्लियर हुआ। ग्रेट। अब अगले लेक्चर में इनमें से एक एक की अपन करेंगे कोडिंग, H2 को यूज करेंगे, और फिर अगले ही लेक्चर में हम स्विच कर जाएंगे MySQL पे। ठीक है, तो मिलते हैं परसों। बाय बाय, टेक केयर, सेम टाइम।